ये यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग होता है। इस चीज़ से कैसे डील किया जाए? Why students should prepare for UPSC at once in a life? So when you prepare it, whether you become a civil servant or not, आपका एक्सपोजर लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि आप किसी वाक में, यदि आपने सीरियसली तैयारी की सिविल सर्विसेज का, तो आपकी सक्सेस जहां भी हाथ रखोगे वो निश्चित है। So my question is that what is the perfect age to start UPSC examination? यंगर द बेटर, इसलिए मिनिमम एज ग्रुप भी 21 रखा गया है। Good evening, sir. My name is Aanchal, and I'm reading in Chanakya S Academy. First of all, it's a great opportunity for me to talk to you. And my question is that why students should prepare for UPSC at once in a life? See, this examination is called as the mother of all exam. This is something very important, and the nature of exam is such that it works on the overall development of your personality. पूरी assessment जो है, it is not only content based, it is not only just knowledge based. इसमें आपका स्किल, आपकी विजडम और प्लस जितने भी ट्रेड्स ऑफ पर्सनालिटी, नॉट ओनली टू बिकम गुड एडमिनिस्ट्रेटर बट लाइफ में सक्सेस होने के लिए, जैसे कि लाइफ में कहीं भी किसी फील्ड में लीड करना चाहें तो यू नीड अ वेरी क्लियर विजन इन लाइफ, लीडरशिप क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्विक डिसीजन मेकिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, रिसोर्स मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी फील्ड में जाओ तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वो एग्जामिनेशन के नेचर है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो और 3 स्टेजेस में गुजरते हैं प्री मेंस इंटरव्यू में, ये प्रोसेस अपने आप में इतना वेल प्रूवन है कि व्हेन यू गो टू द प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डायनेमिक, इंटेलिजेंट, इमोशनली बना देता है एंड यू नो हाउ टू यूज योर एजुकेशन इन ए प्रैक्टिकल वे। जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ यू लर्न मोर, आप एजुकेशन नॉलेज गैदर करते हैं, बट दिस इज वेयर यू नो हाउ टू यूज एवरी पार्ट ऑफ योर नॉलेज कि उसका प्रैक्टिकल यूज क्या होगा। सो व्हेन यू प्रिपेयर इट, वेदर यू बिकम ए सिविल सर्वेंट और नॉट, आपका एक्सपोजर लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि आप किसी वाक में, यदि आपने सीरियसली तैयारी की सिविल सर्विसेज का, तो आपकी सक्सेस जहां भी हाथ रखोगे वो निश्चित है। Good evening, sir. Myself Amritanshu Kumar. So my question is that what is the perfect age to start UPSC examination? See, the nature of exam is such that you have syllabus of 10 plus 2, which is major part of your syllabus, that is 10 plus 2 का जनरल स्टडीज है। और आप 10 प्लस 2 के बाद ही तैयारी यदि शुरू करते हैं, से 12 पास हो गए और यदि आपने शुरू कर दिया तो दो फायदे होंगे। एक तो है कि अभी कभी 10 प्लस 2 का सिलेबस खत्म किया है और अभी ग्रेजुएशन आप करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए आगे पढ़ सकते हैं। और जो 10 प्लस 2 का सिलेबस है, अब मान लीजिए साइंस के हैं तो अब आर्ट्स भी पढ़ेंगे, आर्ट्स है तो आप थोड़ा इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, सारे मिक्स पढ़ेंगे। तो ये जो 3 साल का सफर है वो समय का बहुत सही सदुपयोग होगा, क्योंकि कॉलेज में काफी सारा इतना समय होता है जो वेस्टेज में जाता है या फन में चला जाता है। वो डिसिप्लिन जो स्कूल में होता है कॉलेज में रह नहीं जाता। तो ये टाइम सेवर है यार, ये आप लोग के जीवन का सबसे क्रिटिकल टाइम होता है, जब 18 से लेकर के 21 साल की जो उम्र होती है, वहाँ अचानक स्कूल से इंसान कैंडिडेट जो है फ्री हो जाता है, पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। तो ये इट विल गिव यू सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन एंड ए ग्रेजुअल प्रोग्रेस। जो पूरी स्टडी का प्लान है, अपने व्यक्तित्व का विकास है, दैट टेक्स इज शेप। सो दैट इज द मोस्ट आइडियल टाइम टू स्टार्ट। लेकिन किसी कारण से यदि मिस कर गए हैं तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर या इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद जरूर होना चाहिए। यू शुड नॉट कीप वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। यंगर द बेटर, इसलिए मिनिमम एज ग्रुप भी 21 रखा गया है, ताकि आप उसमें एक एजाइल होंगे, चीजें होंगी फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी इवन ब्रिटिश टाइम। काफी यंग ऑफिसर्स की हमेशा एक पहचान होती है, और फिर आप जब अपने सर्विस करियर में जाओगे तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतनी हाईएस्ट पोस्ट तक भी आप पहुंचोगे। Hello, sir. I'm Vikram Vikas, and my question is: how an institution like Chanakya play an important role in shaping any servant aspirant? See, actually, Chanakya's whole foundation, when I conceptualized the program, तो मैंने इस चीज का ध्यान रखा था कि सिर्फ कंटेंट या नॉलेज का ये टेस्ट नहीं है।
So there should be a parallel training for personality. And this is where I played personally a very important role along with my some selected officers and also senior officers. और आज भी कई फील्ड में जैसे हमने एक पाइनियरिंग रोल प्ले किया इंक्लूडिंग मॉक इंटरव्यूज में इन सिमुलेटेड कंडीशन. अब तो खैर बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पाइनियरिंग रहा. तो चाणक्य जैसे इंस्टीट्यूशन जो एक हॉलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे विश्वास करता है, एक टीम वर्क के वो करता है, तो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ डेवलपिंग यू एज ए पर्सन. जो फॉर्मूला एक तो जनरल हो गया, Yes. एक है आप पर स्पेसिफिक क्या सूट करें. तो ये हमारा एक फोकस होता है कि आपके ऊपर में क्या हम वर्क करें कि जो आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सके. So that works very well, and this is where you need such institution to groom. Thank you, sir. A very good evening, sir. This is Harsh Vardhan. My question to you is, sir, there are many IS institutions in Delhi as well, having a strength of nearly 600 to 700 a batch. But Chanakya IS Academy is having a strength of only 70 to 80 students in a class. Why is it so? And what is more beneficial? Say this training for civil services needs personal attention, one-to-one interaction. So that's why Chanakya keeps a batch reasonable size, 60, 70, maximum 80 kind of thing, because then you can have a eye contact with the candidate. The teacher who is teaching, you can have opportunity to ask a question. But when it comes to 500, 600 people, and there are only the screens available to see the teacher, so this is not a kind of training which is needed for civil services. Civil services training is a grooming of your personality, not just the content. Content तो आप किताब से भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लोग भी आपको लेक्चर सुना सकते हैं, लेकिन when you come to any institution, coaching institution, so you are not coming only for content. Content is available a lot in the market today. You live in the digital world. Wikipedia hai, ChatGPT hai, there are a lot of things now. So there is no dearth of any content today. So what you go for in the coaching is to really interact, understand, brainstorm, and a kind of grooming. And that is not possible in such a big number, 400, 500. Commercially, that can be very attractive to see. But for students' benefit, any batch size more than 70, 80 is not a good batch size. It must be in the closed network where a teacher is able to see everyone eye to eye. And whenever required, a student can ask the question. And this is something I kept from the beginning. चाणक्य में कभी भी मैंने बैच साइज को बहुत बड़ा होने नहीं दिया. मैंने कहा बैच आप चेंज कर दीजिए, उनको पढ़ाइए. ठीक है इसका. Good evening, sir. Myself, Simran Singh. So my question is that how offline classes is better in for preparation of UPSC? See, this training program, civil services coaching, as I say always, it's not cramming of facts and figure. It is more of personality development, which is not possible in the digital media. Digital media, you have always option to switch off your video. You don't have interaction with the teacher, right? And that attentiveness is missing there. When you are in the classroom, physical coaching, so you are interaction with other students also. You have day to day because it is a social skill that you learn. Ultimately, you have to be in the administration among the people. So there you cannot work like in any digital world that you are working from a closed office like in the multinational companies, they work from there. You have to be in the public. So that training is equally important for you than just studying this knowledge and getting the knowledge there. And when you groom your personality like this, interact, emotional intelligence develops, your skill develops, thought process will develop. You come and go that you know how to face the challenges. Your stamina is built up. So and you come into an atmosphere where everybody is working for the same thing. So that grooming cannot be compensated by any online program. Online program is maybe the need if somebody is not able to come in the program, then it can be thought over that. There is no option, but there is no substitute to classroom program. Thank you, sir. हेलो सर, आई एम विक्रम. सर मेरा ये सवाल है कि अगर जब हम लोग ऑप्शनल चूज करते हैं तो वो कैसे चूज करना चाहिए, इसका बेस्ट टेक्निक क्या होना चाहिए कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे या सर जो आजकल ट्रेंड चला है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स. सबसे पहली मैं हमेशा इन ए ह्यूमरस वे ऑलवेज से
Yes, sir. सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इज लाइक सेलेक्टिंग वो लाइफ पार्टनर, जैसे अपने जीवन साथी चुनते हैं। Yes, sir. यूपीएससी के दौरान में ये तैयारी भी लाइक लाइफ पार्टनर चुनने वाली बात है। Yes. लाइफ पार्टनर क्या होते हैं? जिसके साथ कंपैटिबिलिटी हो, रिलेशन लंबा चल सकता है, लाइफ अच्छा गुजर सकता है। तो ये भी एक सफर है, जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा सब्जेक्ट के ऊपर में, Yes, sir. आपके लिए कंपैटिबल नहीं होगा, तो आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते। बिल्कुल। तो ठीक है, यदि आपका वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है तो प्रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन तब देना चाहिए यदि आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है। किसी कारण से अंडर कंपल्सन ग्रेजुएशन में अपने को पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज 12th में मार्क्स जो चाहते थे उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट नहीं मिला, तो यहाँ उसको कैरी फॉरवर्ड करना कोई कंपल्सन नहीं। इसलिए वैकल्पिक विषय कहते हैं चूज ए सब्जेक्ट। उसमें 3-4 सब्जेक्ट जो आसपास आपको लगता है उसको पढ़िए, पिछले साल के क्वेश्चन देखिए, और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कितने उसमें रिसोर्स अवेलेबल हैं, गाइडेंस अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ये सारे फैक्टर यदि आप देखते हैं, लेकिन सबके ऊपर है कि आपकी अभिरुचि उस सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट में जेन्युइन है या नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि आप इसको ध्यान देंगे तो ये आपको एक लंबे समय के लिए ये रास्ता खोलेगा, और इससे आप ओपिनियन बना पाओगे, अपने कॉन्सेप्ट को बेटर कर पाओगे, आपको पढ़ने में मन लगेगा उस सब्जेक्ट के अंदर में। और ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें रटा पिटा नहीं चलता। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें रट पिट के नहीं चलता। Yes. ये एग्जाम हमेशा एक बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, अपना ओपिनियन फॉर्म करना, ये एक इम्पोर्टेंट है। सो चूज ए सब्जेक्ट इन विच यू हैव genuine interest, and plus रिसोर्स अवेलेबल, मटेरियल, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, इसको कवर करते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रितेश पासवान है। सबसे पहले तो आई एम सो ग्लैड कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, और मेरा क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट फेस करता है इस चीज़। मेरा क्वेश्चन है सर कि ये यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग होता है, इस चीज़ से कैसे डील किया जाए? सबसे पहले आपको मानना है कि कोई भी काम जब बड़ा करते हैं तो एंजाइटी, स्ट्रेस उसका हिस्सा है, तो आपके साथ कुछ यूनिक नहीं होता। पहले तो ये मानना है कि इसका मतलब है सबके साथ होता है। अब क्या है कि कोई उसका शिकार बन जाता है, कि उसी को नर्चर करने लग जाता है कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और दूसरा उसको ढूंढता है कि एंजाइटी का कारण क्या है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस तब आता है कि जब एक गैप पड़ता है अपने कमिटमेंट एंड एक्शन में, कि हमें करना यह था और हम कर नहीं पा रहे। तो ऑलवेज गो वेरी सिस्टमैटिकली, सिलेबस को ध्यान से समझना, बार बार पढ़ना, सो कि दिमाग में वो फिट हो जाए, उसको हमें सोचने की भी जरूरत ना पड़े, इतना ज्यादा सिलेबस क्लियर हो चाहिए, वो आपका एकदम प्रॉपर डिफाइन एंड आपको सही डायरेक्शन में रखेगा। 10 साल के क्वेश्चन को बार बार देखना, आंसर नहीं भी आता है तो भी आपको एक डायरेक्शन देगा, क्वेश्चन का टाइप ये है। फिर एक सिलेक्टेड बुक से पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा करना, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें शुरू से नहीं पढ़ना। जैसे एनसीईआरटी की किताबें जरूरत पड़े तो 6 से लेकर 12 तक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। जब आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, तब आपके पास जो है ना अपने आप क्लैरिटी आएगी कि हमें करना क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है। अब ऑलरेडी चाणक्य हम जिससे कोचिंग ले रहे हैं, आपको ऑलरेडी उस चीज डायरेक्शन दिया जा रहा है। एंड एंजाइटी, स्ट्रेस को ओवर पावर मत करने दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें हमेशा उसका सॉल्यूशन ढूंढिए कि मुझे स्ट्रेस क्यों है। अब जैसे स्ट्रेस देखो, छोटा सा ये भी होता है कि मुझे कहीं 10 बजे पहुंचना है, और हमने स्टार्ट ही लेट से शुरू किए, तो अब जब लेट हो गया तो आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, जल्दी तैयार हो, भागोगे चीजें। अब यहाँ यदि टाइम मैनेजमेंट हमारा ठीक हो कि हमें भाई टोटल तैयार होने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा पहुंचने में लगता है, तो इसका मतलब हमें मार्जिन 2 घंटे का रखना पड़ेगा। अब हम आपने मान लो अपनी नींद को पूरा करते करते एकदम 1 घंटे पहले उठे, तो आप भागोगे तो स्ट्रेस होगा। तो उसी तरह से एग्जाम की बात है, अब एग्जाम का टाइमलाइन फिक्स है, अब आपको तैयारी करनी, स्ट्रक्चर है, प्लान है, उतने समय में हम काम करना, अपने कैलेंडर पे वर्क कीजिए, कितने समय में मेरे को काम खत्म करना है, और एक टाइम पे फिनिश करने की बात है। तो जब हम टाइमली चीजों को खत्म करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, ऐसा नहीं कि फोकस नहीं कहीं और सोच रहे हैं, तो वो स्ट्रेस बढ़ाएगा, क्योंकि वो चीजें कंप्लीट नहीं होगी, है ना। एंग्जाइटी से रिलेटेड चीजें उसी का पार्ट है, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाएगा। सो हैव ए फेथ इन योरसेल्फ एंड बी डिसिप्लिन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, एक प्रोएक्टिव मैनेजमेंट आप करिए, तो आपको ना एंग्जाइटी होगी ना स्ट्रेस होगी।
Thank you, sir. So my question is that many students preparing for this exam during their colleges. So sir, what's the best schedule for study and manage both the studies? College and this one. Yes, sir. See, it's a very good step to go with college studies, because if you look around with your batchmates in the college, those who are not studying, you will find that they might be wasting a lot of their time, gossip, time wasters here and there, which you will not get a time to waste. That is the one. So it's not very difficult to manage it, provided कि आप कॉन्शियस हैं इसके लिए. जो समय कॉलेज में वेस्ट चला जाता है, गॉसिप में चला जाता है, कैंटीन में चला जाता है ना, एक दूसरे की बातें करने में चला जाता है, वो समय आप यूटिलाइज करते हैं. और ये एक बड़ा फॉर्मेटिव पीरियड है. कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ये तो समय है मौज मस्ती का, घूमने का, उम्र है, लेकिन यही लोग बाद में पछताते हैं कि ये समय था हमारे करियर बनाने का. 18 साल से 21 साल का एक ऐसी उम्र है जिस उम्र में कैंडिडेट के अंदर एडल्ट हो जाता है, उसको अपनी सोच होती है और अपने विवेक से काम करना पड़ता है. उसके पीछे तो आप पहले 12 तक तो पेरेंट्स के केयर में रहते हो, कंसर्न होता है, लेकिन यहाँ आता है कि आपको तो ये अपनी प्रतिभा को, लीडरशिप को, इंटेलिजेंस को बढ़ाने का टाइम. इसलिए डोंट थिंक दैट यू डोंट हैव टाइम. जो लोग जॉब करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है, आपका भी सिलेक्शन होगा. आप खाली देखो कि आप कितने घंटे कॉलेज में रहते हैं, आने जाने का है. कॉलेज में जो भी टाइम फ्री मिलता है तो कॉलेज के सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, घर क्या करना है. जब बी वेरी अटेंटिव, जब आप ध्यान से क्लास को सुनते हो तो आधा 80% काम वही खत्म हो जाता है. प्रॉब्लम तब होता है जब क्लास में बैठे लेकिन वहाँ है ही नहीं. तो अपनी लिसनिंग स्किल को ठीक रखना, माइंड को कूल रखना, थकने नहीं देना, वो बहुत बड़ी चीज है. अभी क्या होता है, कई बार आप क्लास में बैठे लेकिन वहाँ है नहीं, मन थका हुआ है, उसमें चेक करो आपका हाइड्रेशन लेवल क्या है, पानी ठीक से पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो, भूखे तो नहीं बैठे हुए हो, ऑक्सीजन ठीक है कि नहीं, आपके एयर कंडीशन क्लासरूम है, कम से कम यहाँ आपको सब दिक्कत नहीं है. लेकिन मॉर्निंग आवर में फ्रेश एयर ले लिया, कभी बाहर बैठ कर लिए. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and make a good time management of balancing between your college and coaching institute, and it is very much doable. सर को सादर प्रणाम. मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपसे वार्तालाप करने का मौका मिला. सर, क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, तो हम कैसे अपने समय का सदुपयोग करें, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें. क्या करते क्या आप? सर, आई एम इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड, ट्रेजरी में हूँ. कितने डे वर्किंग आवर क्या है आपका? वर्किंग आवर 10:30 बजे से 5 बजे तक. और सैटरडे संडे खुला है, बंद है? नहीं, सैटरडे खुला है, संडे बंद. संडे बंद. देखिए क्या है, पहले तो एक्सेप्ट करो कि ये टाइम मेरे पास नहीं, जी इसके पहले और बाद का ही समय है. जी लेकिन वहां भी कुछ काम हो सकते हैं, जैसे ट्रेजरी बिजी है, थोड़ा सा बिजी है, तो न्यूज़पेपर पढ़ ली, जी तो वो काम कंप्लीट हो सकता है बीच बीच में, जब जब टाइम मिल रहा है. जी कोई टेस्ट का प्रैक्टिस है तो रख लिया, जब खाली मिला तो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए. ठीक है, कुछ हल्का काम ऐसा किया जा सकता है. बाकी है कि जैसे आपने कहा कि 10 से लेकर के 6 बजे तक, 5 बजे तक है, जी 5. तो 10 से 5 का मतलब है कि 7 घंटे की ड्यूटी. जी रहते कितना दूर है घर उसका ऑफिस से? सर, ऑफिस है 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर, तो विदिन आधे घंटे पहुंच जाते होंगे आप. जी, ठीक है. सुबह 7 से 10 यहाँ क्लास करते हैं, फिर ऑफिस. हाँ, चले गए तो आपका 3 घंटा तो इंस्टीट्यूट में यूज हो गया, जी सर. फिर उसके बाद ऑफिस में चले गए. जी सर. अब घर जाने के बाद 3 घंटा और पढ़ते ही होंगे कम से कम. जी जी तो 6 घंटा की यदि स्टडी मिनिमम आप कर रहे हो तो इट इज वेरी गुड, इसमें कोई कमी नहीं है. संडे को थोड़ा टाइम ज्यादा ले दिया, जिस दिन आपके गवर्नमेंट सर्विस में छुट्टी है उस दिन को छुट्टी को आप छुट्टी ना मना करके अपने लिए यूटिलाइज करिए. बहुत सारे गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं, ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस काम आएगा. ठीक है, तो जब दोनों को बैलेंस करोगे तो मेरा अनुमान है कि एवरेज 6 से 8 घंटा आपका डेली निकल रहा है. 3 घंटे सेंटर पे तो होते ही है, और 6 से 7 बजे से 11 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं. सर, सोर्सेस को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि कौन सा सोर्स वाइजली चूज किया जाए. इतने सारे ऑनलाइन में सोर्स अवेलेबल. वो नहीं होना चाहिए. आप जैसे चाणक्य एकेडमिक स्टूडेंट हैं, कोचिंग है, हैव ए ट्रस्ट कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सही जा रहा है, जो मटेरियल दिया जा रहा है वो पढ़ेंगे. और आपको ज्यादा जोर सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स को एक बार नहीं 3 बार पढ़ो. जी सर. कई स्टूडेंट ऐसे मेरे हुए हैं कि चाणक्य की कोचिंग
और उसके मटेरियल लाइब्रेरी एंड ओनली एनसीईआरटी, और उसमें टॉप रैंक लेके बैठे हुए। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप बहुत सारे मोटे मोटे किताबें पढ़ोगे, जो क्रिस्टल क्लियर है, निकलना है क्लास में, ध्यान से पढ़ो समझो। तो बहुत सारे सोर्सेज, और आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, उससे बचना है। ओवरलोड ऑफ मटेरियल है, देयर इज ओवरलोड ऑफ मटेरियल। जिसको जो बना रहा है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनाया जा रहा है, आप बैठ के सुन रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपका माइंड बहुत खूबसूरत जगह है, इसको पॉल्यूट मत करो, इसको पर्पस ओरिएंटेड स्टडी करो, इंटरटेनमेंट के लिए मत बैठे रहो, ठीक है? इंटरटेनमेंट के लिए गाओ, नाचो, हंसो, अच्छे दोस्तों से बात करो, वो इंटरटेनमेंट है। सोशल मीडिया में इंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं, ठीक है? बहुत सारे मैं देखता हूँ वीडियोज बनाते हैं लोग अपने, वो तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं, बेवजह के हंसी मजाक हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, वो आपके लिए पॉल्यूशन है। ठीक है सर, थैंक यू। Sir, you are well known as success guru. So my question is that how do you define success in your life? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी लाइक दिस। स्टूडेंट्स ने ही मुझे सक्सेस गुरु बनाया, इसी तरह से काम करते सक्सेस पाते, चीजें बढ़ती गई। इंपॉर्टेंट बात है, देखो सक्सेस जो है हर व्यक्ति का अलग अलग डेफिनेशन होता है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं कि जब आप किसी चीज को कोशिश करते हैं, वो अचीव करते हैं, तो सक्सेस बनता है। मतलब है कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स, किसी लक्ष्य की प्राप्ति। वो कोई भी चीज है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कोई अपनी छोटी रोजगार की बात करता है, कोई खाने की बात करता है, कोई कुछ खुशियों की बात करता है, अचीव करता है तो सक्सेस पाता है। अब डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, क्या करना चाहते हैं। लेकिन बिना किसी को हार्म किए हुए, बिना किसी को दूषित करते हुए, यदि आप अपनी कोई भी चीज प्राप्त करते हो, चाहे वो आर्थिक है या करियर है या किसी प्रकार का इंटरटेनमेंट है, कोई रिलेशनशिप है, एनीवेयर इफ यू डू विदाउट हार्मिंग अदर्स, विदाउट ब्रेकिंग द अनवांटेड विद रूल्स, जिससे दूसरों का नुकसान होता है, तो यू आर सक्सेसफुल, तुम अपना काम कर रहे हो। दूसरी चीज है, सक्सेस इज नॉट वन टाइम अचीवमेंट, इट्स ए जर्नी, लगातार यात्रा है। आज आप एक गोल बनाते हो, प्राप्त करते हो, फिर अगला गोल उसके बाद अपने आप आ जाता है। और एट ए टाइम हम 4 गोल बनाते हैं। आज का गोल है सुबह उठने का, वो भी सक्सेस है। आज का पढ़ने का, वो भी सक्सेस है। तो सक्सेस एक ऐसी चीज है जो जीवन के हर अंग में, हर फेज में कभी रुकता नहीं है। इट्स नॉट वन टाइम अचीवमेंट टिल द टाइम अ पर्सन इज लिविंग इन द वर्ल्ड, नोइंगली अननोइंगली ही कीप्स ट्राइंग। लेकिन जब हम पर्पसफुली डेलिबरेटली करते हैं तो हमारे अचीवमेंट की ओर जाते हैं। यदि हम नहीं डेलिबरेटली करते हैं तो गिरते पड़ते दाएं बाएं, फिर उसी मंजिल की ओर नहीं जाता, फिर वो तो हुकन कि बाई चांस की बात हो सकती है। सक्सेस मस्ट बी प्लान्ड, वेल डायरेक्टेड and with a good faith action plan should be good there. Okay. Yes, sir.